बल्कि ये माना जाता है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो कीटाणु है, जब वो सही समय पाता है या शरीर कमजोर पाता है तो पनपने लगता है। वायरल हुआ या लंग्स का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उनको हार्ट अटैक्स हो गए। और जैसे कैंसर भी है तो कुछ कई कैंसर्स ऐसे हैं जो कि फेफड़े में पानी ज्यादा बना देते हैं, उसमें भी पानी भर जाता है, तो उस पर सांस फूलना और इस तरह से। तो ये देखना पड़ेगा कि उस पानी भरने का कारण क्या है। अगर है और फैमिली में भी हिस्ट्री है उस चीज की तो ये जेनेटिक भी होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नहीं रख पाते हैं अपनी सेहत का ख्याल, इसलिए सिग्मा न्यूज लेकर आया है आपके लिए घर बैठे डॉक्टर से कंसल्टेंसी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुबिश सक्सेना आपके सामने सिग्मा न्यूज से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हेल्थ शो का प्रोग्राम आ चुका है, तो आज हम मौजूद हैं लखनऊ के मशहूर पल्मोलॉजिस्ट स्नेहा चौरसिया डॉक्टर और डॉक्टर प्रसून कांत जी के अमीलियो हॉस्पिटल के सामने। तो आइए हम आज जो पब्लिक ने, हमारे दर्शकों ने सवाल पूछे हैं, तो पूछते हैं उनसे उनके जवाब। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो वो है डॉक्टर, जो हमारी जान बचा सकते हैं, जो हमें जिंदगी देते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जाने कितनी जिंदगियां दांव पर लगी थी और इन्होंने अपनी जान पे खेलकर हमारी जिंदगियां बचाई। तो आज हम आ चुके हैं अमीलियो हॉस्पिटल के अंदर और जानते हैं अपने डॉक्टर साहब से और मैम से इनके बारे में। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर स्नेहा चौरसिया और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल आप लोगों ने पल्मोनोलॉजिस्ट नाम सुना होगा, तो पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब जो चेस्ट और लंग्स को देखते हैं। और मेरा खुद का हॉस्पिटल है एमएलयू हेल्थ मेडिकल सेंटर नाम से, गोमती नगर पत्रकारपुरम चौराहे के पास। अब हम जानते हैं डॉक्टर प्रसून कांत सर से उनके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रसून कांत है। मैं चेस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और हम लोग सेम फील्ड के हैं। और हमारा हॉस्पिटल अमीलियो हेल्थ मेडिकल सेंटर गोमती नगर में, जैसे बताया, यहाँ पर है पत्रकारपुरम पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल पूछे थे, तो हम उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ब्रोंकाइटिस लंग्स होता है इन्फेक्शन, वो क्या है और क्यों होता है? ब्रोंकाइटिस मतलब कि जैसे जो हमारा फेफड़ा है तो उसमें जो सांस की नलियां हैं उसको ब्रोंकस कहते हैं और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो उसमें होने वाली सूजन और अधिक बनने वाला बलगम जब उसमें इकट्ठा होने लगता है तो इस बीमारी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये हमारा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कई सारे वायरल इन्फेक्शंस में हमको ब्रोंकाइटिस मिलती है। आजकल उसी का मौसम भी चल रहा है, वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि मौसम बदलता है, बार बार बारिश होती है, उमस होती है ना। तो ये बहुत ही फेवरेबल चीज होती है वायरल इन्फेक्शंस को जो है वो बढ़ाने के लिए। दूसरा जो है वो एलर्जी कंडीशंस की वजह से भी हम जो है ब्रोंकाइटिस हो सकती है, जिसमें कि कोई खान पान हो सकता है पेशेंट को, उस वजह से एलर्जी हो, परागकण हो सकते हैं, जो है धूल धुआं हो सकता है, किसी भी तरह का महक हो सकती है किसी भी तरह की, तो वो भी ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को जेनेटिक होता है ये? हाँ, ये कई बार जेनेटिक भी होता है। एलर्जी ब्रोंकाइटिस अगर है और फैमिली में भी हिस्ट्री है उस चीज की तो ये जेनेटिक भी होता है। सर, वायरल इन्फेक्शन से लंग्स इन्फेक्शन होने का खतरा कितना रहता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस समय फ्लू का सीजन भी चल रहा है और हर जगह वायरल सबको हो रहा है। जो लोग अगर वायरल से अगर इम्यूनाइज्ड हैं उनको तो ये खतरा कम हो जाता है, बट अगर जो लोग इम्यूनाइज्ड नहीं है तो ये पहले तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मतलब कि ये शुरुआती दौर में जुकाम सर्दी से शुरुआत होती है, गला खराब होता है और कुछ समय बाद अगर ये चीज बिगड़ जाता है, मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या उसके लंग्स में पहले से कोई बीमारी है, मान लीजिए कि उसको दमा है या सीओपीडी, एस्मा या कोई और बीमारी है जिस लंग्स की, तो ऐसे लोगों में वो दमा भी बढ़ जाता है, बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लंग्स के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं
और द सेकेंड पार्ट इज कि अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो भी वो जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ के लंग्स में आ सकते हैं और निमोनिया का रूप धारण कर सकते हैं, जैसे कि वायरल निमोनिया जिसे कहते हैं। मैम दमा क्या है, इससे क्योर कैसे कर सकते हैं? जी जी, दमा या कहिए अस्थमा, है ना, एक ही नाम है। अस्थमा हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, दमा हम लोग हिंदी में कहते हैं। दमा भी हमारे दो तरह के होते हैं, एलर्जिक कंडीशन में भी होता है, नॉन एलर्जिक भी होता है, लेकिन मेजरली हम लोग एलर्जिक दमा ही देखते हैं सोसाइटी में। और मोस्टली जो है ये भी जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है ना। फैमिली में हिस्ट्री होगी, भाई बहन, दादा नाना मामा चाचा जिनसे भी ब्लड रिलेशंस हैं, है ना, उनको अगर स्किन की एलर्जी है या उनको अगर सांस की एलर्जी है, जैसे मैंने अभी ब्रोंकाइटिस में भी बताया ना, क्योंकि कारण हो सकते हैं एलर्जी के, तो वो अगर परसिस्ट करते हैं तो हमारे जीन्स में ये रहता है और फिर बच्चों को ये प्रेजेंट कर सकता है। अगर ये छोटे बच्चों को होता है ना, जिनमें बार बार जुकाम बनना, छींके आना या खांसी होना, है ना, दौड़ने पर भी दिक्कत हो जाना, तो उसमें हम लोग कई बार 12 साल की उम्र तक वेट करते हैं कि ये अपने आप चला जाए। और अगर अदरवाइज फैमिली में ये है, परसिस्ट करता है और उनकी वो टेंडेंसी है दमा बनने की, तो वो आगे लाइफ में भी जो है प्रेजेंट करता है। राहुल जी पूछते हैं मेरठ से, उनको लंग्स की प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, तो वो ये जानना चाहते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे कि नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली लंग्स और हार्ट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और कई बार होता है कि जिनके हार्ट वीक हैं, अगर उनको लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग रिसेंट में भी बहुत सारे केसेस ऐसे देख रहे हैं जिनको लंग्स का इन्फेक्शन हुआ, वायरल हुआ या लंग्स का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उनको हार्ट अटैक्स हो गए। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कई बार लंग्स में कंजेशन ज़्यादा होता है तो हार्ट फेलियर के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि चूंकि हमारा शरीर के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक अंग पे अगर असर पड़ता है तो दूसरा अंग में उसका असर पड़ना ये एक चांसेस होते हैं ऐसा हो जाने का। तो लंग्स को जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनको हर तरह के इन्फेक्शंस को बचा के रखना है, चाहे वो लंग्स के हो, चाहे किडनी के हो, चाहे कहीं का भी हो। जो भी बॉडी का ऑर्गन वीक होता है वो दूसरे किसी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीक पार्ट पे असर किसी न किसी तरह से पड़ सकता है। मीनू जी का सवाल बरेली से है कि उनके लंग्स में पानी भर जाता है, तो ये कैसी समस्या है मैम, और इससे कैसे वो निजात पा सकते हैं? लंग्स में पानी भर जाना काफ़ी सारी कंडीशंस में मिलता है। जैसे अगर हम लोग अपने इंडियन सिनेरियो की बात करें और अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे पहला कॉज है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में। बल्कि ये माना जाता है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो कीटाणु है, जब वो सही समय पाता है या शरीर कमजोर पाता है तो पनपने लगता है। तो उसमें एक सिम्टम उसमें होता है पानी भर जाना, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। एक तरफा भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। उसके अलावा कई और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम में भी पानी भर जाना, हार्ट फेल होने की कंडीशन में पानी भर जाना, है ना, कोई और दूसरी तरह की निमोनिया है, बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल, उसमें पानी भर जाना, है ना। और जो है अगर पानी भर जाता है तो फिर क्या होता है उसमें, जैसे सांस फूलने की तरह प्रेजेंट करेगा पेशेंट, है ना। और जैसे कैंसर भी है तो कुछ कई कैंसर्स ऐसे हैं जो कि फेफड़े में पानी ज़्यादा बना देते हैं, उसमें भी पानी भर जाता है, तो उसमें सांस फूलना और इस तरह से। तो ये देखना पड़ेगा कि उस पानी भरने का कारण क्या है। अगर बार बार पानी भर रहा है तो ज़रूर से डॉक्टर को दिखाएं और देखें कि उनके बाकी अंग जैसे किडनी है, हार्ट है, वो ठीक चल रहा है कि नहीं, उनका क्या है ना। और अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो उस इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगर वो टीबी की वजह से है तो टीबी का ट्रीटमेंट चलेगा, अगर वो किसी निमोनिया की वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, तो उनको रिलीफ मिलेगा सिम्टम। ऐसे सुशांत जी हैं, वो 1 साल से किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं सर? बिल्कुल, जैसा कि मैंने भी पिछले सवाल में बताया कि किसी भी कमज़ोर अंग की वजह से अगर वो कमज़ोर है तो कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अंग इफेक्टेड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गुर्दे खराब हैं किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो अगर उसमें किडनी में प्रॉब्लम आती है तो लंग्स में पानी भरने की समस्या, इन्फेक्शन होने की समस्या, बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने की समस्या, ये सब बढ़ जाती है। तो अगर किडनी वीक है तो लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है इसी वजह से, क्योंकि किडनी वीक है तो लंग्स में वो पानी इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि बॉडी का पानी सही से बाहर नहीं निकल पाता है। सर लंग्स कैंसर क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। लंग कैंसर
जैसा कैंसर सभी को पता है एक लाइलाज बीमारी की तरह ही होता है, हालांकि इलाज होता है बट कई कंडीशन में लंग कैंसर इनक्योरेबल हो जाता है। लंग कैंसर कई प्रकार के होते हैं और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पॉल्यूशन है और स्मोकिंग। जो लोग बहुत स्मोक करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, चिल्लम, गांजा, कुछ भी, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। ओल्ड एज में आते आते उनको लंग कैंसर की संभावना हो सकती है। पहले के ज़माने में और अब में बहुत फर्क आ चुका है, क्योंकि लंग कैंसर के भी बहुत अच्छे इलाज आ चुके हैं। अब हम स्पेसिफिक तरीके का कैंसर को पता लगा सकते हैं, उसकी वैरायटी पता लगा सकते हैं, उसके नेचर को पता लगा सकते हैं और स्पेसिफिक उसका इलाज संभव है। तो हमेशा ये मत सोचें कि अगर लंग कैंसर किसी को डायग्नोज हो गया है तो वो बिल्कुल लाइलाजी है। उसका इलाज भी संभव है और हम उसकी जो लाइफ स्पैन को थोड़ा बहुत या जितना भी हो सकता है दवाओं से, कीमोथेरेपी से बढ़ा सकते हैं, रेडियोथेरेपी से भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सर का और मैम का नंबर स्क्रीन पे आपको दिखेगा। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस नंबर पे फ़ोन करके अपना इलाज करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अपने बीमारी के बारे में। अब मैम हम आपसे ये पूछिए, आपके यहाँ एलर्जी टेस्ट होते हैं हमने सुना है, तो वो किस तरीके के ब्लड टेस्ट हैं या एसपीटी हैं, क्या उस वजह है? जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं एलर्जी टेस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग एलर्जी टेस्ट जो है वो हमारे शरीर पर ही होना चाहिए ना, जिसको हम स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, जो कि पेनलेस तकनीक से हम लोग करीब 100 से भी ज़्यादा एलर्जेंस, मतलब जितने भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में चीज़ें प्रेजेंट हैं, खान पान की हो सकती हैं और जैसे कोई तरह का महक का हो सकता है, फिर जैसे छोटे कीड़े हैं, कॉकरोच, मकड़ी, मच्छर, है ना, फंगस है, कई तरह की फफूंद है, हाँ, डस्ट में भी कीड़े होते हैं। डस्ट में करीब 3 तरह के माइट्स पाए जाते हैं, है ना। और हमारे चावल है, हमारा जितना भी है ना हमारा खाने पीने का है, और उसमें भी जो जैसे चावल के भी कीड़े होते हैं तो उनसे भी कहीं एलर्जी तो नहीं है। ये सब का हम लोग जो है वो जांच कर पाते हैं और ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पेशेंट को किन चीज़ों से एलर्जी है, क्योंकि यही एलर्जी उनको दमा या कोई तरह का स्नोफीलिया या कोई तरह का एलर्जी कंडीशन बना के रखते हैं। तो जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ये एक तरीके का आप समझिए उपचार है जिससे हम दमा को जड़ से हटा सकते हैं, क्योंकि आज तक यही है कि दमा अगर हो गया है तो आपको उसके साथ पूरा लाइफ बितानी है, और जिसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो हमारा मेनली जो इनहेलर्स होते हैं और या फिर हम उन्हें स्टेरॉइड्स भी देते हैं। लेकिन अगर हम जांच के लिए जाते हैं और हम ये जान पाते हैं कि पेशेंट किन किन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, तो हम उसको सटीक इलाज दे करके उस एलर्जी का ट्रीटमेंट करके हम उनकी ये सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, उनको लाइफ टाइम इलाज से भी बचा सकते हैं अगर हमने टाइमली ये डिसीजन लिया है और टाइमली हमने इस टेस्ट को करके आइडेंटिफाई किया। कई पेशेंट तो होते हैं सर, वो मेडिसिन लेते रहते हैं एलर्जी रोकने के लिए, तो ये कहाँ तक सही है और लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर किसी को एस्थमा है ना, या सीओपीडी, जो भी सांस की बीमारी है, उसको निरंतर इलाज जरूर लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमें लगता है कि हमारा दमा कंट्रोल्ड है और अब हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं है, तो ये जैसे एक ना गलत फहमी सी हो जाती है। होता क्या है कि हम एस्थमा जो है वो एक बीमारी है जिसमें कि सांसों की नलियों में सूजन और सिकुड़न होती है। तो अगर सूजन और सिकुड़न है और हम उसको नीरस से ख़त्म कर देते हैं, तो जब तक हम नीरस लेते हैं तब तक तो सूजन सिकुड़न खत्म रहती है। लेकिन जब हम उनको छोड़ देते हैं नीरस को, तो क्या होता है कि वो सूजन फिर से लगातार हल्की सूजन बनी रहती है सांसों की नली में। और क्या होता है, धीमे धीमे करते करते अगर हम नीरस छोड़ देते हैं तो सांसों की नलियों के अंदर सूजन जो है वो धीमे धीमे सांसों की नलियों को सख्त कर देती है और एक परमानेंट सी ना स्टिफनेस। तो ये जो लोग भी दवा के मरीज हैं उनको निरंतर अपने इनहेलर्स को लेना चाहिए, अपनी दवाओं को लेना चाहिए, प्रॉपर फॉलोअप में रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में लाइफ में उनको किसी ऑक्सीजन या चीज़ों की डिपेंडेंसी बने। सर आपका हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके बारे में कुछ बताएं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं पेशेंट को मुहैया कराई जा सकती हैं, और उसके बारे में बताना। जी, नाम है हमारे हॉस्पिटल का MLU हेल्थ मेडिकल सेंटर, चेस्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी। मतलब कि जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं ना कि हमारे लंग में अगर इन्फेक्शन है या हमारा चेस्ट इन्वॉल्व है तो हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें किडनी, मुख्यतः किडनी है, हार्ट है ना, और कई बार पेट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, या अगर हम कैंसर की बात करें तो पूरा सिस्टम ही हमारा कहीं ना कहीं। तो हम मल्टी स्पेशलिटी का है कि हम हर तरह की केयर दे रहे हैं हमारे पेशेंट्स को, है ना,
यहाँ पर हमारे पास किडनी के स्पेशलिस्ट भी हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, है ना। और हमारे पास ओटी है, वेल इक्विप्ड ओटी है, जिसमें कि हमारे सभी तरह के ऑपरेशंस की सुविधा है। उसमें यूरो सर्जरी भी है ना, पथरी वगैरह है, हम लोग दूरबीन से भी ऑपरेशन करते हैं, लैप्रोस्कोपी भी है। कई मशीनें आपके आए हैं इस तरह, तो किस तरीके की मशीनें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं के बारे में बताएं। तो सब तरह की मशीनें उपलब्ध हैं यहाँ पर। आईसीयू पूरा वेंटिलेटर है, आईसीयू पूरा इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड मॉड्यूलर आईसीयू है, और यहाँ पर डायलिसिस की फैसिलिटी भी है। हमारे जो जैसे कि बताया कि ओटी के अंदर सिया मशीन्स हैं, वर्क स्टेशन है ना, और हाईली मॉड्यूलर ओटी है, जिसमें हर तरह का ऑपरेशन 10-12 घंटे के ऑपरेशन भी इनफैक्ट होते हैं। यहाँ पर सफल इलाज होता है हर चीज़ का, और लखनऊ के जाने माने सारे स्पेशलिस्ट एवरी फील्ड में होते हैं, विजिट करते हैं और पेशेंट्स का इलाज करते हैं। आजकल के मौसम को देखते हुए, जैसा चल रहा है बरसात का मौसम, तो क्या हमारे दर्शकों को सुझाव देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, इस समय मौसम बार बार बारिश हो रही है, कभी जो है सीज़न ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, तो ऐसे सीज़न में फ्लू वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस समय हम लोग जो पेशेंट देख रहे हैं उसमें फीवर के बहुत सारे कॉजेज आ रहे हैं, इसमें डेंगू भी आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, वायरल इन्फेक्शंस भी आ रहा है, टाइफाइड भी आ रहा है। तो मौसम से अपना बचाव करें और ठंडा गर्म से बचें, है ना। तुरंत एसी में निकल के फिर सीधे धूप में निकल आए, या बारिश में भीग गए, है ना, और फिर पंखे में बैठ गए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बॉडी के टेम्परेचर को डिस्टर्ब करती है, और इन्फेक्शन होने के चांस। भीड़ भाड़ वाले गाँव के इलाकों से में जाने से पहले मास्क वगैरह लगा दें, क्योंकि इसमें वायरल फैला है, वायरल की तरह ही फैलता है ना। और अपने हाथों को सैनिटाइज रखें, है ना, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। वैक्सीनेशन होते हैं वायरल से फ्लू के इन्फेक्शन से बचने के लिए, फ्लू के वैक्सीनेशन होते हैं, साल में एक बार जरूर लगवाना चाहिए अपने घर में लोगों को, जो लोग वल्नरेबल हैं, एज ग्रुप के बच्चों को हुआ। और एडल्ट इम्यूनाइजेशन की जैसे बात करें तो एवरीबडी अबव 50 ईयर्स शुड हैव वैक्सीनेशन, उनको टीके लगवाने चाहिए, है ना। और अपनी डाइट का ख्याल रखें, फ्रेश फूड्स खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स बाहर के ना लें, है ना। एक एक नॉर्मल लेवल की एक्सरसाइज भी सबको करनी चाहिए। 45 मिनट्स अपने आप को दें जरूर से, मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, तो अपने आप को हेल्दी रखने की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी, और आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी तो आपके पड़ोसी और आपका समाज सब लोग हेल्दी रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रसून सर और डॉक्टर स्नेहा चौरसिया मैम, जिन्होंने आपके सवालों के जवाब दिए। और आप समझ गए होंगे कि इस मौसम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो आपको नंबर भी अवेलेबल हैं, आप उस नंबर पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट परामर्श भी ले सकते हैं अपनी बीमारियों को लेकर के। अपने क्वेश्चंस आप हमें भी भेज सकते हैं, जिसके जवाब हम आपको डॉक्टर साहब से दिलवा देंगे। आइए हम जो है कुछ पेशेंट से भी बात करते हैं। हालांकि हमारे एथिक्स में नहीं है कि हम पेशेंट से बात करें, फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए हम एक बार पेशेंट से मिल करके ये आपको बताएंगे कि उनको क्या रिलीफ मिला है यहाँ। नमस्कार जी। जी पहले तो बताएं अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम शेरदत्त तिवारी, गोंडा जिले का तरफगंज थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत खानपुर, वहाँ का मैं 1990 से अनुव्रत प्रधान हूँ। अभी इलेक्शन हुआ 8 तारीख को फिर जीता हूँ, उसी में तबियत खराब हुई। ऐसा था कि मुझे पहले ये फेफड़े में इन्फेक्शन था बहुत ज्यादा, तो दवा वैसे चलती थी, लेकिन इलेक्शन में हम सर्द गर्म हुआ, बस हम एक बैग गिर गए, तो इलेक्शन के बाद हमें लगा बच नहीं पाऊंगा, तो सर के उसमें संपर्क में आए, और मैं 11 तारीख को सुबह करीब 12 बजे एडमिट हो गया। उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मुझे 1% उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा, क्योंकि फंगस हो गया था, सांस फूल गई थी, निमोनिया हो गया था, ये बढ़ गया था मोड़ो। हनुमान जी हुए, आपको बचा लिए, जान लीजिए आप, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपको बहुत रिलीफ है, मतलब ये कहेंगे बहुत ज्यादा जीवन दान मिला है आपको। जीवन दान मैं फिर अब जिंदगी जीऊंगा अपनी,
ऐसा लग रहा है। डॉक्टर प्रसून सर को मैं भगवान मानता हूँ, आदमी नहीं मानता। इतने बुरे पोजीशन में उन्हें संभाला कि तो अब आपको लगता है कि अब आगे 10-20 साल और चुनाव लड़ेंगे आप? हमें तो लग रहा है कि मैं अब 100 साल जीऊंगा। हाँ, बहुत ही बहुत आपको बधाई और रहे आपका ऐसे ही जीवन। हमारा सही हो गया जी। तो हमें कुछ तो वो देखिए, जैसा कि आपसे हमने बताया था कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और देखिए ये सच्चाई आपके हम सामने दिखा रहे हैं, तो ये साक्षात है आपके सामने।